नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो मोदी सरकार के बनाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में देश के किसान पिछले 9 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच 11 बार आमने सामने बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन किसी भी वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि सरकार अपने कदम पीछे नहीं खींचना चाहती है। ये सब देख रहे हैं। मोदी सरकार यही साबित करने में लगी हुई है कि कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए हैं। हालांकि इस दौरान ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें किसानों को घाटा होते दिखा है। किसानों का यही कहना है कि ये कानून उद्योगपतियों के फायदे के लिए बने हैं और अब सरकार जिस तरह के फैसले ले रही है उससे भी यही नजर आ रहा है कि सरकार पूरी तरह से कॉर्पोरेट हितों के लिए काम कर रही है। खैर, मोदी सरकार कृषि कानून वापस नहीं ले रही तो अब किसानों ने अपने आंदोलन का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है और ये दायरा भौगोलिक ही नहीं बल्कि वैचारिक और राजनीतिक स्तर पर भी बढ़ रहा है। जी हां, जिस तरह दिल्ली की सीमाओं से आगे बढ़कर के अब किसानों का विरोध देश के दूसरे हिस्सों में नजर आने लगा है, उसी तरह अब किसान अपने आंदोलन में कृषि कानूनों के विरोध के साथ साथ निजीकरण और बांटने वाली राजनीति का भी विरोध कर रहे हैं। किसानों के इस विरोध का असर अब राजनीति पर भी पड़ता दिख रहा है। कल यानी कि एक दिन पहले जो बीता हुआ कल है, देश भर के किसान जो हैं वो मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में महापंचायत के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 15 राज्यों के 300 से ज्यादा किसान संगठनों ने भाग लिया, जो किसान एकता की ताकत का एक बड़ा प्रदर्शन साबित हुआ। इस महापंचायत को अगले वर्ष के शुरू में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस बार किसानों ने केवल कृषि कानूनों की वापसी की बात नहीं की है बल्कि बीजेपी को सत्ता से हटाने की भी बात की है। मुजफ्फरनगर के बाद अब दूसरी जगहों पर भी इस तरह की महापंचायत की योजना है और इसके साथ ही भारत बंद की तैयारी भी है। भारत बंद का ऐलान भी हो चुका है, 27 सितंबर को इसी महीने होगा। तो क्या ये किसान क्रांति मौजूदा राजनीति में गेम चेंजर साबित हो सकती है? क्या मुजफ्फरनगर से किसानों की ललकार सीधे मोदी और योगी की सत्ता को चुनौती है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसान नेता दुष्यंत नागर जी। दुष्यंत नागर जी, आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। एक साथी एक किसान नेता और बाद में जुड़ेंगे, उनका भी हम तब स्वागत करेंगे, लेकिन साथ साथ स्वागत करता हूं आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका जो अब तक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको एक विजुअल दिखाते हैं जिसकी चर्चा आज सोशल मीडिया पर, आज नहीं कल शाम से ही काफी जोर शोर से चल रही है। सबसे पहले राकेश टिकैत जी को सुनते हैं और उनकी चर्चा क्यों हो रही है इस पर भी चर्चा करेंगे। इस तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहां पर नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये जिले हमारे हैं। वास्तव में मौलाना जी को सुनने के बाद तो शायद मुझे बोलने के बदले उन्हीं को और बुला लेना चाहिए, इतना आनंद आया। अभी अभी आपने कहा कि मैंने कुरान पढ़ी है, तो बैठे बैठे याद आ गया, तो मैंने जफर भाई की परमिशन ली है कि मैं अगर शुरुआत कर सकूं उस छोटे वाक्य से जो हमने तब सीखा था और जो मेरे मन में ऐसा बैठ गया है कि रोज सुबह जब मैं पूजा करता हूं उसमें मैं वो वाक्य भी साथ में जोड़ता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और वास्तव में सभी धर्मों की जो ताकत है
वो यही ताकत है कि जब हम सब अमन और शांति से एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं तभी पूरे देश का निर्माण होता है, तभी ऐसा बढ़िया माहौल बनता है कि आप मुझे भी यहाँ बुलाते हैं, इतने बड़े बड़े महानुभाव आपके यहाँ पे आते हैं। अरुण तिवारी जी भी हमें बताते हैं कि उनको उर्दू कितनी अच्छी तरीके से आती है। और वास्तव में जब मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र, तो ये दो विजुअल आपके सामने हम दिखा रहे थे। एक पहला विजुअल जो है वो किसान नेता राकेश टिकैत का, और दूसरा जिसमें उन्होंने अल्लाह अकबर का जिक्र किया और नारे बुलंद किए, हर हर महादेव का नारा भी वहां पर लगाया गया और सत श्री अकाल के नारे भी लगाए गए। लेकिन इस नारे के बाद और खासकर अल्लाह अकबर को लेकर के काफी चर्चा है। कुछ ये जो दोनों, दूसरा जो था वो आपने देखा पीयूष गोयल जो केंद्रीय उद्योग मंत्री हैं आज की तारीख में, लेकिन ये वीडियो काफी पुराना 2016 का वीडियो है और ये दोनों वीडियो आज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए क्योंकि अगर एक किसान नेता और सर्वधर्म का नारा लगा रहा होता है, जिसमें सत श्री अकाल भी बोलता है, जिसमें अल्लाह अकबर भी बोलता है, जिसमें दूसरे नारे भी लगाए जाते हैं, तो उसको लेकर के आपत्ति दर्ज कराई जाती है। हर हर महादेव के नारे लगाए जाते हैं तो इसको लेकर के आपत्ति होती है। लेकिन बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि मैं जब पूजा करता हूं सुबह सुबह तो ये बोलता हूं। तो यहां किसी की आस्था जो है वो पीयूष गोयल जी की आस्था अपनी जगह पे है और उस आस्था को दर्शाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी यहां रखने की कोशिश हम भी कर रहे हैं। बात यही है कि नारे लगा देने मात्र से क्या वो जो भाईचारा है वो दूर हो जाएगा। और सवाल यहां यह भी उठता है कि मुजफ्फरनगर एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में यहां कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 2013 के दंगे को सब याद करते हैं और अभी जो राकेश टिकैत जी की बात आप सुन रहे थे वो बात महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि यहां पर हमने देखा था कि 2013 में कैसे सांप्रदायिक दंगे और खासकर लोगों के बीच जो भेदभाव, बंटवारे की जो आवाज वहां बुलंद हुई थी, यानी कि दो समुदायों के बीच जिस प्रकार खाई जो है गहरी कर दी गई थी, दूरियां बढ़ा दी गई थी और उसका कहीं ना कहीं राजनीति पर असर पड़ता है। लेकिन आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं और यहीं से हम शुरुआत करेंगे और सीधे एक बार हमारे साथी अमलिंदु जी आपके पास आना चाहूंगा। फिर चूंकि ये एक पॉलिटिकल इस ढंग का मामला है जिस पे थोड़ी सी एक ओपनिंग कमेंट आपका चाहूंगा, उसके बाद सीधे आऊंगा दुष्यंत नागर जी के पास में और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल हैं दुष्यंत जी से करना भी है। इसलिए भी ये ओवरऑल जिसको आप देख रहे हैं अमलिंदु जी, क्या कहेंगे इस पर? ये जो ट्रोल आर्मी है, जिस प्रकार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इसको लेकर के आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं, ओपनिंग कमेंट चाहता हूं कि आखिर ये आंदोलन किस दिशा में जाएगा? देखिए राजीव जी, एक तो पहली बात ये कि जो ट्रोल आर्मी है ये सांस्कृतिक रूप से और धार्मिक रूप से दोनों तरीके से बहुत ही ज्यादा दरिद्र है। इनकी संघ की शाखाओं में इनको जो सिखाया जाता है तो ये दरिद्रता जो है इनके ऊपर झलकती है। राकेश टिकैत ने कहा कि यहाँ नारे लगते अल्लाह अकबर, तो भीड़ ने जवाब दिया हर हर महादेव। तो जो राकेश टिकैत के अल्लाह अकबर पे आपत्ति कर रहा है वो भीड़ के द्वारा लगाया जा रहा है हर हर महादेव पर भी आपत्ति कर रहा है। बहुत सीधी सी बात है। तो ये बदतमीज लोग जो हैं, मैं इनको बदतमीज ही कहूँ, कोई तमीज नहीं है, ना इनको हिंदू धर्म की समझ है ना इनको किसी धर्म की समझ है, इस चीज को जानते ही नहीं, समझते ही नहीं ये क्या कर रहे हैं। तो ये तो जो है इनकी समझ है, इसको छोड़ दीजिए, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जहां तक इस किसान आंदोलन का सवाल है, देखिए राकेश टिकैत ने जो बात कही वो तमाम किसान नेता जो लगातार एक बात कह रहे हैं। और ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस समय क्या विभीषिका स्मृति दिवस क्या घोषित किया था, तो उस समय भी जो था वो किसानों ने नारा दिया था कि 1947 बनने नहीं देंगे और देश को पटने नहीं देंगे। इन्हीं किसानों ने ये नारा दिया प्रधानमंत्री के उस विभीषिका स्मृति दिवस के विरोध में। तो यानी ये जिस तरीके से देश को बांटना चाहते हैं और समाज को बांटना चाहते हैं, उसके खिलाफ ये किसान आंदोलन जो है मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 70 सालों में ये पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि देशव्यापी एक किसानों का आंदोलन जो है वो एक मुद्दे पर खड़ा हो रहा है जो देश की राजनीति को भी दिशा दे रहा है और देश के आर्थिक जो सवाल हैं उनको भी दिशा दे रहा है। और जो इस समय काया विपक्ष की तरफ से भी जो एक काया शून्य सी जो स्थिति पैदा हुई थी, शून्य को भी भरने का काम जो है इस किसान आंदोलन ने किया है। ये किसान आंदोलन जो इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। बाकी फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे।
आंदोलन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और उस आंदोलन को लेकर के अब चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। दुष्यंत नागर जी, आपके पास आना चाहूंगा। इस आंदोलन से कितने उत्साहित हैं आप? मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा इस क्षेत्र के विषय में और इसकी प्राचीन पृष्ठभूमि। मेरठ और उसके आसपास का जो एरिया, हरिद्वार से लगा के गाजियाबाद तक का ये जो एरिया है, ये प्राचीन हस्तिनापुर राज्य का हिस्सा है। इसकी एक अपनी तासीर है इस मिट्टी की। यहाँ जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होता। आप देखेंगे जब गुरुजी की खालसा फौज लड़ रही थी तो बहुत सारे हमारे मेरठ के जाट और गुर्जर समुदाय के लोग उनकी सेना में लड़े। आज आप जाके देखेंगे परीक्षतगढ़ में, हस्तिनापुर के आसपास गुरुद्वारे भी हैं, जैनियों के मंदिर भी हैं। 1857 की जब क्रांति हुई तो एक तरफ शाहमल जाट थे तो दूसरी तरफ कदम सिंह गुर्जर थे, जिन्होंने यहाँ की संयुक्त सेना का नेतृत्व किया। मुसलमान थे, रामपुर के नवाब थे। उसके अलावा और मैं आपको 10 घटनाएं ऐसी बता सकता हूं इतिहास की कि यहां पर सदैव धार्मिक एकता रही है। चाहे जैन धर्म की बात हो, चाहे सिख धर्म की बात हो, चाहे हिंदुओं के अंदर अन्य जातियों के बीच में कोई बड़ी परेशानी दिक्कत आई, सारा समाज एकजुट होके सब लोगों ने साथ लड़ाई लड़ी। आज ये किसान आंदोलन एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया है, एक ऐसी जगह पहुंच गया है कि पिछले 70 साल में आजादी के बाद से आज तक देखा जाए तो किसी आंदोलन ने इतनी गति और स्थिरता नहीं पकड़ी। ये 9 माह हो गए हैं, लोग डट के बैठे हुए हैं, एक दृढ़ निश्चय के साथ बैठे हुए हैं। बड़ी बड़ी कयास लगाई गई, बड़ी बड़ी बातें की गई, लोगों ने बताया। अभी चंद दिनों पूर्व कुछ मीडिया के लोग कह रहे थे कुछ लोग बैठे हैं, चंद लोग बैठे हैं। उनको जवाब मिल गया कितने लोग बैठे हुए। तो कई बार ये षड्यंत्र करते हैं लोग, जो उद्योगपतियों की दलाल मीडिया है, कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कम किया जाए, जातीय वैमनस्यता फैलाया जाए, गुर्जर वर्सेस जाट करने की कोशिश की, नहीं चला। फिर पूरे आंदोलन को एक जाति तक सीमित बताने का प्रयास किया जाता है, वो भी नहीं चलता। तो मैं इनको ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश फैसला करता है तो वो एकजुट फैसला करता है। 148 सीट है सर पश्चिमी यूपी में विधानसभा की, पिछली बार दी तो 140 भाजपा को दी। अब अगर नहीं देंगे तो नहीं देंगे। फैसला एक तरफा होता है, साझा होता है, सबका होता है, मिलके होता है। आज पूरा वेस्टर्न यूपी के साथ पूरा देश की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लोग केरल से आए, लोग आंध्रा से आए, उन्होंने मलयालम में भाषण दिए, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा। तो ये किसान आंदोलन देशव्यापी है, व्यापक है और ये सबका है। ना ये अल्लाह अकबर और हर हर महादेव में यहाँ कोई भेदभाव नहीं है और ना सत श्री अकाल में, सब एक है। सभी धर्म से ऊपर उठ के है, ये किसान कम्युनिटी के लिए है। और जब तक सरकार इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी, ये आंदोलन चलता रहेगा। अब कहने वाले कुछ भी कहते रहें, उससे फर्क लगने वाला नहीं है। लोगों ने इसकी ताकत, एकता, एकजुटता कल देख ली और मैं तो अब भी यही अनुरोध करूंगा कि समय रहते हुए सरकार को भूल सुधार लेनी चाहिए। जो गोदी मीडिया के लोग हैं या जो अन्य लोग हैं जो दुष्प्रचार करते हैं, भ्रम फैलाते हैं, उनके झांसे में ना आए। सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करे, इनको वापस ले। धन्यवाद जी। दुष्यंत जी, एक सवाल आपसे और भी इसके साथ साथ, लोग कहते हैं, कई बार बातें ये होती हैं कि यहाँ जो किसान बैठे हुए हैं ये किसान नहीं हैं। और फिर आप याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया था लाल किले की प्राचीर से, उस भाषण में छोटे किसानों को ज्यादा उन्होंने फोकस करके और उस पर बातें अपनी रखी थी। यहाँ छोटा किसान बनाम बड़ा किसान, और यहाँ जो किसान आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के आसपास के बॉर्डरों पर, सिंघू बॉर्डर
बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, शाहजहांपुर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, इन बॉर्डरों की जब भी बात आती है तो लोग कहते हैं यहां तो किसान बैठे ही नहीं है। ओवरऑल इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, और साथ साथ ये भी कि कल के आंदोलन से अब आगे की रणनीति जो दिखाई दे रही है, हम लोगों के पास जो खबरें आ रही हैं उसमें अभी आप लोग और महापंचायत करने वाले हैं। कल करनाल में आप लोगों की पंचायत है, कल 7 तारीख को। उसके अलावा आप लोग भारत बंद का आयोजन भी कर रहे हैं 27 तारीख को इसी महीने। साथ साथ एक जो वैचारिक और आप लोगों का जो डिमांड है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, लेकिन इसके साथ एक बात जो यहां साफ दिखाई दे रही है, जो राजनीतिक तौर पर कि जो सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है उसे अब हराया जाए। लेकिन एक तबका यह भी कह रहा है कि आप लोगों की जो डिमांड है उससे आप अलग हट करके अब सीधा आप राजनीति की ओर चल गए हैं। आपकी बातें जो हो रही हैं वो राजनीति से प्रभावित होकर के हो रही हैं। कितना दम है इसमें? नहीं, इसमें बिल्कुल सही है। ये मुद्दे और खड़े हो गए नहीं। निजीकरण एक मुद्दा है, वो अब साथ है। इसको हम कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और हम अगर सभी धर्मों के संभाव की बात कर रहे हैं तो ये भी एक सच्चाई है। ये जो लोग बात कर रहे हैं, हम इनसे देखिए, हम किसान लोग हैं, हम सच्ची बात करते हैं। और रही बात छोटे किसान की, बड़े किसान की, हाँ हमारे किसान करोड़पति भी हैं, अरबपति भी हैं, तो हैं छोटा किसान भी है, गरीब किसान भी है। जिनकी ग्रेटर नोएडा में भूमि है वो किसान हमारे अरबपति भी हैं। उनकी 1 बीघा भूमि की कीमत 50 लाख रुपए तो सरकारी है। तो अगर किसी के पास में 100 बीघा जमीन है तो आप लगा लीजिए उसकी कितनी कीमत हो गई। तो ये इसकी बातें नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात है। मुद्दे को समझिए। किसान ने मुद्दा उठाया है 3 काले कानून को बदलने का, वापसी का। किसान ने मुद्दा उठाया है निजीकरण का। आप निजीकरण पे मुझे जवाब दीजिए। आप, हमारा सवाल है, हमारा सवाल क्या है कि आप 27,600 किलोमीटर के हाईवे को बेचने का आपने लक्ष्य रखा है 1,60,000 करोड़ में। एक हाईवे के निर्माण की लागत आती है 10 करोड़, और उसमें जो भूमि है उसकी कीमत तो आप लगाइए मत, तो ही 2,70,000 करोड़ की उसकी कीमत है। आप उसे 1,60,000 करोड़ में दे रहे हो। क्यों दे रहे हो भाई? हमारी जमीनों पे बने हैं, हमारे भाइयों ने श्रम से उनको बनाया है। क्या हमारे श्रम की पूरी कीमत मिली? क्या आपने दिया? नहीं दिया। इसलिए अगर आप गलत तरीके से बेचेंगे, अनैतिक तरीके से बेचेंगे, मोनेटाइजेशन के बहाने आप ये देश की संपत्तियों को, हमारी सरकारी संपदा को, जो जिस पर प्रत्येक भारतवासी का अधिकार है, तो हम उसके खिलाफ हैं। बिल्कुल ये मुद्दा है, और निजीकरण भी मुद्दा है, और हम निजीकरण होने नहीं देंगे। हमारे लोग, जो कानूनी सलाह भी ली जा रही है इसके ऊपर, विधि विशेषज्ञों से भी बात हो रही है। आंदोलन को कैसे विस्तार दिया जाए इस पे भी बात चल रही है। ये मोनेटाइजेशन होने से, निजीकरण होने से जो इफेक्टेड, जो श्रमिक होंगे, उन संगठनों से भी हमारी बात हो रही है। उनको अपने साथ लेके कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो इसकी व्यापक रूप से हम चर्चा कर रहे हैं। और ये आंदोलन भी चलेगा, इसमें कोई देर सबेर नहीं है। बस एक उसको ढांचा दिया जा रहा है कि ये कैसे, उसको स्ट्रक्चर्ड किया जा रहा है कि किस तरीके से चलेगा। तो ये तो साफ चलना है। और रही तीसरी बात, ये तो बिल्कुल आप देखिए, सांप्रदायिकता का जहर फैल रहा है। सांप्रदायिकता समाज के लिए सबसे खतरनाक है। जहां सांप्रदायिकता फैल जाती है वहां निवेश नहीं आता, वहां उद्योग नहीं लगते, वहां पर्यटक नहीं आते, वो पूरे समाज के लिए खतरनाक है। तो इस सांप्रदायिकता के जहर को कम करने के लिए हम ऐसे नारे जिससे सभी धर्म के अनुयायियों को प्रसन्नता होती है वो लगाएंगे। और ये जहां भी हमारी किसान पंचायतें होंगी वहां जो बोले सोनिहाल भी लगेगा, वहां हर हर महादेव भी लगेगा, वहां जय सीताराम भी लगेगा, वहां अल्लाह अकबर भी लगेगा, वहां सारे नारे लगेंगे। नारे लगेंगे अमलेंदु जी, लेकिन इसका इम्पैक्ट आप खासकर उत्तर प्रदेश में क्या देख रहे हैं अमलेंदु जी? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये जो आंदोलन, कल जो महापंचायत हुई है, ये समाजवादी पार्टी के लिए उन चुनावी जो आगे की जो तैयारियां हैं उसमें एक मजबूती प्रदान करने के लिए की गई है।
सीधा आरोप जो लगाया जा रहा है वो ये कि समाजवादी पार्टी का भरपूर समर्थन है मतलब किसानों का। देखिए राजीव जी, अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा से लड़ती हुई दिख गई है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी आंदोलन होगा सरकार के खिलाफ, उसका फायदा समाजवादी पार्टी को होगा। जो सरकार के खिलाफ जाएगा, सरकार की नीति के खिलाफ जाएगा, जाहिर सी बात है जो सरकार को हराने की स्थिति में होगा उसके साथ जाएगा। तो अब समाजवादी पार्टी दिख रही है, समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा, कांग्रेस दिखेगी, कांग्रेस के साथ जाएगा, बसपा दिखेगी, बसपा के साथ जाएगा। जाहिर सी बात है कि आज की स्थिति में, जो कल को परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है, लेकिन आज की स्थिति समाजवादी पार्टी जो है वो सरकार से दो हाथ करती दिखाई दे रही है चुनावी राजनीति में। सड़क पे समाजवादी पार्टी जो है वो भले ही ना हो, उसके नेता सड़क पे अभी नहीं हो, वो बातें अलग ही है, लेकिन जो जमीनी स्थिति है, जो चुनावी रणनीति और चुनावी राजनीति है, उसमें जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी ही नंबर 1 है इस समय विपक्ष। तो उससे तो जाहिर सी बात है कि उसको फायदा उसका होगा। तो अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समाजवादी पार्टी को नुकसान हो, भारतीय जनता पार्टी को फायदा, तो उसको ये तीनों के काले कानून जो है वो वापस लेने चाहिए। भाई किसान की मांग क्या है? किसान की मांग कि आपकी सरकार जाए और क्या जाए। किसान की मांग सीधी सीधी ये है कि आप जो काले कानून लेकर के आए हैं आप इनको वापस लीजिए, किसान की जमीनें बच जाएं, किसान के साथ छल ना हो, देश का संपत्ति जो औने पौने दामों में हमारे प्रधानमंत्री मित्रों को बेची ना जाए। यही तो किसानों की मांग है सीधी सीधी। रोजगार का सवाल है, मजदूरी का सवाल है, ये सब सवाल उसमें आके जुड़ गए हैं। तो ये सवाल किसान आंदोलन उठाने के सवाल हैं। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी देश हित के सवालों पर किसानों के खिलाफ क्यों खड़ी है? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को जो है ये खुद आत्मालोचना और आत्मसमीक्षा दोनों करनी चाहिए कि जो जनता के मुद्दे हैं, जो देश हित के मुद्दे हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसानों के खिलाफ क्यों खड़ी है। तो जाहिर सी बात है कि जो किसानों के और देश मुद्दों में उनके किसानों के साथ उसको फायदा होगा। तो जहां समाजवादी पार्टी मजबूत होगी वहां उसको फायदा होगा, जहां कांग्रेस मजबूत होगी वहां उसको फायदा होगा। तो ये जो स्थिति है ये है सीधी। और देखिए चूंकि कानून आए हैं तीनों, ये कौन लेकर के आया है? सरकार लेकर के आई है। सरकार किससे बनती है? राजनीति से बनती है। आप वोट देते तभी सरकार बनती है। आपके जीवन का एक एक क्षण जो है वो राजनीति तय करती है। जब राजनीति ये तय करेगी कि आपको कितने घंटे काम करना है, जब राजनीति ये तय करेगी कि आपको कैसा इलाज मिलना है, जब राजनीति ये तय करेगी कि आपको शिक्षा कैसी मिलनी है, राजनीति ये तय करेगी कि आप आटा क्या भाव खरीदेंगे, जब राजनीति ये तय करेगी कि बस का दाम क्या होगा, जब राजनीति ये तय करेगी कि आपको खाद किस दाम मिलेगी, जाहिर सी सवाल है कि जब समस्याएं होंगी, जनता की समस्याएं होंगी, तो उनके हल भी राजनीति से निकलेंगे। और जब उनके हल राजनीति निकलेंगे तो उस राजनीति में जो जनता ज्यादा है उसको लोग होंगे, उनको उसका फायदा मिलेगा। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचने की आवश्यकता है कि वो जनता क्यों खड़ी है। जिस जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इतना छप्पड़ फाड़ के बहुमत दिया था, अगर वो पार्टी कमी भारतीय जनता पार्टी की जनता की कमी है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और सरकार से जो बड़े लोग हैं उनको अपनी नीतियों की जो है समीक्षा करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार के अंदर भी अभी बातें होनी चाहिए कि आप किसी एक व्यक्ति के लिए जो है पूरी पार्टी और पूरी सरकार जो है वो क्यों खड़ी हुई है। भाई ठीक है, अंबानी मोदी जी आपका थोड़ा नेटवर्क मैं देख रहा हूं थोड़ा खराब दिखाई दे रहा है। प्रोड्यूसर को मैं अपने प्रोड्यूसर को कहता हूं कि थोड़ा ठीक करें। लेकिन दुष्यंत जी आपके पास आना चाहूंगा और एक सवाल के साथ भी जो अमलेंदु जी कह रहे हैं उस पर आप जवाब देंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक सवाल और भी है कि जैसे कल राकेश टिकैत जी ने सेल्फ फॉर इंडिया का एक बैनर भी दिखाया था, आप याद कीजिए स्टेज से, और जो अभी मोनेटाइजेशन की बात चल रही है, मौद्रीकरण की बात चल रही है, 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करना है भारत सरकार को, और उसमें बहुत सारी चीजें बेचने के लिए बिल्कुल लाइन में लगा दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो आप बेच रहे हैं, मैं ये सरकार की बात कर रहा हूं, दूसरी तरफ आप लोग भी उद्योगपतियों के खिलाफ अब बिगुल फूंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। उद्योगपति बनाम किसान, उद्योगपति बनाम विपक्ष, खासकर राहुल गांधी भी 2 उद्योगपतियों का नाम लगातार लेते हैं, और जिसमें अदानी और अंबानी खुल करके, और कल भी ऐसे नाम लिए गए किसान महापंचायत के दौरान भी। एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ किसान, तीसरी तरफ उद्योगपति, एक अलग तरह की लड़ाई और साथ में राजनीति। ये थोड़ा इसका विस्तार भी आपसे चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले आप जो कहना चाहते हैं उसको रखिए। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था 2011-12 के दौरान हमारे वेस्टर्न यूपी में और खास करके नोएडा में भूमि अधिग्रहण आंदोलन चला, भूमि अधिग्रहण के विरोध में।
मायावती जी की सरकार थी। हमारा संगठन किसान संघर्ष समिति उसको लीड कर रहा था। तब भी लोग आरोप लगाते थे, अरे ये समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं, ये सपा में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे। आज 10 साल बाद भी हम यहीं बैठे हैं, ना समाजवादी पार्टी में गए ना हम कांग्रेस में गए। आज बीकेयू और संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, तो इनके ऊपर भी ऐसे आरोप लगते हैं। तो चौधरी राकेश टिकैत भी कहीं जाने वाले नहीं, ये यहीं रहने वाले। ये झूठे आरोप लगते रहते हैं। और पहले समाजवादी पार्टी को फायदा मिला 2012 में अखिलेश जी की सरकार बनी, जो आंदोलन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ में चला। तो आज भी अगर लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो भैया ये उनका भाग्य है। लोगों को सुधरना चाहिए। बहन जी से हमने 10 बार वार्ता की, लखनऊ तक गए हम मिलने के लिए, और बहन जी हमसे मिली नहीं, तो हमें आंदोलन के रास्ते पे उतरना पड़ा। लाभ अखिलेश को मिल गया। अब भी हमारे लोग धक्के खाते हुए घूमते रहते हैं। भाजपा के प्रवक्ता मजाक उड़ाते हैं। एक ही एंकर होता है, वही डिबेट होती है, वही बीजेपी का प्रवक्ता होता है। हर बार वो सवाल करता है कि बताइए जी कानूनों में काला क्या है। हम लिख के दे चुके, 100 बार बता चुके, हमने वीडियो डाल रखे हैं, भैया हमें इन चीजों से आपत्ति है, लेकिन पट्टे सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो लाभ मिलेगा। अब वो अखिलेश के भाग्य में है तो अखिलेश को मिलेगा, वो प्रियंका गांधी के भाग्य में तो प्रियंका को मिलेगा, वो जयंत चौधरी के भाग्य में तो जयंत चौधरी साहब को मिलेगा। रही दूसरी, आपने जो नेक्सस की बात करी, देखिए ये दो जो उद्योगपतियों की बात की जाती है, इन दोनों उद्योगपतियों का आप देख लीजिए, इनका इतिहास उठा के देख लीजिए। ये चंद साल पहले तक इनकी स्थिति क्या थी, आज क्या स्थिति है। ये देश की संपदा का दोहन करके बने हैं और लगातार ये निरंतर दोहन करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, इन्होंने कांग्रेस की सरकार के दौरान भी दोहन किया, लेकिन अब स्पीड इनकी ज्यादा बढ़ गई। स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब ये ग्रसित कर लेना चाहते हैं, सबको सटक जाना चाहते हैं। जो गरीब मध्यम वर्ग है उसे निम्न वर्ग बना के छोड़ देना चाहते हैं, अपने लिए सस्ती लेबर तैयार करना चाहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। 70 साल में 1947 से और आज तक आप देखिए, सरसों का तेल, सरसों के तेल की कीमत थी 90 रुपया प्रति लीटर। आज 2 साल में कितनी हो गई? 2 साल में मात्र, जब से एक जो 2 बंदों का आप नाम ले रहे थे, एक खाद्य तेल के मार्केट में आया है 200 रुपया दुगनी। तो ये मोनोपोली करते हैं, मोनोपोली करके लोगों का शोषण करते हैं। उपभोक्ता का शोषण होता है, किसान का भी शोषण होता है। अभी 4600 से लगा के 5200 के बीच में इन्होंने पूरी सरसों खरीद ली, मार्केट में आने से पहले इकट्ठी कर ली। अब मन चाहे नाम पे तेल बेचेंगे, सरकार से नीति अपने अनुसार बनवा लेते हैं। तो ये नेक्सस है। और शायद कनेक्शन कट गया है हमारे साथी दुष्यंत नागर जी का अभी, लेकिन जो बातें हो रही थी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे थे। किस प्रकार जो नेक्सस है और खासकर उद्योगपतियों का नेक्सस वो दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आखिर किस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो पेट्रोल डीजल की कीमत के अलावा जो तेल की कीमत है वो कहां पहुंच चुकी है, ये तमाम बातें। और खासकर सरसों के तेल की कीमत कहां से कहां पहुंच गई, पेट्रोल डीजल की कीमत यानी महंगाई कहां पहुंच चुकी है। और इसमें देखिए कहीं ना कहीं किसान जो हैं वो अपने खेत में मेहनत करके फसल उगाते हैं और उन फसलों को औने पौने दाम पर खरीद करके, यानी कि उनको बेचने के लिए मजबूर करना और उसके बाद फिर उसको एक महंगे आइटम के रूप में बेचना, ये कहां तक उचित है, इस पर सवाल तो उठेगा ही। और यही सवाल यहां पर उठाए भी जाते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी और किसान नेता डॉक्टर सुनीलम जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और हम लोग चर्चा अभी यही कर रहे हैं कि कल का जो आंदोलन, कल की जो महापंचायत थी, मुजफ्फरनगर की महापंचायत, उसका इंपैक्ट क्या रहा, क्या होने वाला है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 2 साथी और जुड़े हुए हैं, अमनिंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं और दुष्यंत नागर जी जुड़े हुए हैं। दुष्यंत नागर जी अभी अपनी बात रख रहे थे लेकिन कुछ कनेक्शन एरर आ गया और बात नहीं हो पा रही है। लेकिन आपके पास सीधा आना चाहूंगा डॉक्टर सुनीलम, सीधा सवाल, कल की महापंचायत के बाद से एक राजनीतिक रूप से देखें तो देश में एक अलग तरह का माहौल यहां पर दिखाई दे रहा है और उसमें भी उत्तर प्रदेश
कि जो राजनीतिक दिशा है वो बदलती हुई दिखाई दे रही है ओवरऑल। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग भी जो किसान नेता हैं वो भी अपनी मांग से अलग हट करके और राजनीति की तरफ और इस सरकार को किसी भी तरह से हराना है, गिराना है, इस तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो कि आपने इस मुद्दे के ऊपर एक कार्यक्रम रखा। असल में सबसे पहले तो उन्होंने कोशिश ये की थी कि ये कार्यक्रम विफल हो जाए। मैं तो दिल्ली के अंदर से गया तो देहरादून की शताब्दी में बैठा तो उसको 1.5 घंटे डिले कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर किसान बैठे हुए थे। 1.5 घंटे के बाद तो वो चला। मैं जब वहां पर पहुंचा तो पता चला कि तमाम सारी ट्रेनें जो मुजफ्फरनगर आती हैं उनको रद्द कर दिया गया। सरकार ने तो अपनी कोशिश यहीं से शुरू कर दी। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर, कई जगहों पर बसों को भी रोका गया। लेकिन जब एक 10 लाख से ऊपर किसान जब इकट्ठा हो गए और उस ग्राउंड में इकट्ठा हो गए जहां पर जब इकट्ठे लोग होते हैं तो सरकारें बदलती हैं। ऐसा आपको मालूम है, आप तो जानते हैं कि ये देश एक किस्म का किंवदंतियों का देश है। तो इसमें चलता है कि शहर के अंदर अगर मीटिंग करने चले जाओगे तो फिर आपकी सरकार नहीं बनेगी या बन जाएगी, इस टाइप का चलता है। तो आपको ये मालूम है कि किस तरीके से वहां पर जो है सबसे पहले वीपी सिंह जी ने भी जो है जब कांग्रेस को चुनौती दी थी तो सबसे पहली सभा मुजफ्फरनगर के अंदर भी की थी। और ये भी आपको मालूम है कि जो 1857 का 1942 का एक हिंदू मुस्लिम एकता का जो पूरा एक मिसाल देकर के वहां पर एक जो आंदोलन हुआ था आजादी के दौरान, उसको भी मिसाल के तौर पर माना जाता है। तो कल जब ये सब कुछ हो गया तो अब उन्हें समझ में नहीं आया उनके आईटी सेल को क्या किया जाए। तो उन्होंने अल्लाह अकबर की क्लिप चालू की और ये बताया कि देखो अब राकेश टिकैत जो है, हम तो कह रहे थे ये सब विपक्ष वाले लोग हैं और ये सब तुष्टिकरण शुरू कर दिया इन्होंने, अल्लाह अकबर लगाना शुरू कर दिया। जबकि वहां पर बहुत स्पष्ट तौर पर एक बात वहां पर जो बार बार कही गई वो ये हुई कि किसी भी हालत और किसी भी कीमत पर दंगा नहीं होने दिया जाएगा। ये किसानों का एक संकल्प है। और उसके अंदर जो महेंद्र सिंह टिकैत जी और चौधरी चरण सिंह का जो एक विरासत थी उसकी उल्लेख हुआ और उसके अंदर उल्लेख ये हुआ कि अल्लाह अकबर के साथ हर हर महादेव का नारा चलेगा। तो अब उसके अंदर से उन्होंने अल्लाह अकबर तो निकाल दिया, जैसे अल्लाह अकबर कहना पाप हो गया इस देश के अंदर। अल्लाह अकबर कोई कहेगा तो उसे आतंकवादी बना देंगे, देश के बाहर भेज देंगे या जेल के मतलब जो है कोई अपने धर्म की बात भी नहीं कर सकता। एनीवे, कुल मिलाकर के वो भी एक्सपोज हो गया, वो फेल हो गया। और अब उनको ये समझ में आया कि भाई हम यहाँ पे नहीं कर पाए तो इस आंदोलन की जड़ कहाँ पर है? तो जड़ है इसके अंदर पंजाब में है और इसकी जड़ जो है हरियाणा के अंदर है। तो आपने सुना होगा कि करनाल के अंदर जो है इंटरनेट अभी से बंद कर दिया गया है, वहां पर महापंचायत होने वाली है। आपने ये भी सुना होगा कि पंजाब के अंदर जो है फर्जी मुकदमों के खिलाफ में वहां पर भी 8 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया है। आपने ये भी सुना होगा कि देश भर के अलग अलग इलाकों के अंदर महापंचायतों की तारीख की घोषणा हुई है। आपका तो जो देश बंधु है वो तो छत्तीसगढ़ बेस्ड है और राजिम के अंदर 28 सितंबर की बहुत बड़ी महापंचायत किसानों की होने जा रही है। मेरा मतलब ये है कि सरकार के ऊपर तो असर जा रहा है, लेकिन किसानों ने ये साफ कर दिया है कि वो केवल इस 3 कानूनों को निरस्त करने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि किसान बचेगा तो देश बचेगा, किसानी बचेगी तो देश बचेगा, गांव बचेगा तो देश बचेगा, लेकिन इस देश का सार्वजनिक क्षेत्र बचेगा तभी देश बचेगा। और इसीलिए कल राकेश टिकैत जी ने बहुत ही खूबी के साथ में एक एक प्ले कार्ड बताते गए कि रेल भी बिक गई और एयरपोर्ट भी बिक गया और फलाना बंदरगाह भी बिक गया और LIC बिक गई, बैंक बिक गया, तो इंडिया इज ऑन सेल। ये स्थिति है, मतलब ऑनलाइन पे आप कर सकते हो सब कुछ। और आपको ये भी मालूम है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने तो ऑनलाइन जो है बाकायदा अमेजोन का जो है खाद बेचना चालू कर दिया, जो कि मतलब जिसका रेट आज हम लोगों ने उसका रेट जारी किया है। तो आप देखिए कि कितना महंगा है। तो उससे मालूम पड़ गया लोगों को कि ऑनलाइन और ई-कॉमर्स का क्या मतलब होगा किसानों के लिए। इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात मैं जरूर आपसे करना चाहता हूँ। पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो इसका बेतहाशा होने वाला है, क्योंकि इन्होंने हिंदू मुस्लिम को पोलराइज करके, वेस्टर्न यूपी को पोलराइज करके इन्होंने इस चुनाव को जीतने का काम किया था। तो वो जो आधार ही पोलराइजेशन का अगर हिंदू मुस्लिम के अगर खत्म हो गया, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो गया है, और ये जो हवा कल जो शुरू हुई है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई देगी। मैं आपको खास बात ये कहना चाहता हूं,
अभी तक हम लोगों ने सीधे सीधे योगी के खिलाफ में बोल रहे थे, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे थे कि आपने कहा था कि हम 85 लाख लोगों को जो है उनका कर्जा मुक्त करेंगे, आपने 45 लाख का किया। आपने ये कहा था कि हम कितना फसल बीमा देंगे, आपने उससे आधे से कम लोगों को बीमा दिया। आपने कहा था कि हम 1.5 गुना दाम देंगे 20% लोगों को भी, आपने एमएसपी देने का काम नहीं किया। तो और 10,000 करोड़ रुपए का गन्ना का बकाया है, आपने कहा था पेमेंट कराएंगे, वो भी 450 रुपए क्विंटल के हिसाब से पेमेंट कराएंगे। अब ये सीधी सीधी लड़ाई एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा लड़ने वाला है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हमने ये भी ऐलान किया है कि अब हमारी गांव गांव में, उत्तर प्रदेश के गांव गांव में संयुक्त किसान मोर्चे की हमारी इकाइयां बनेंगी। संयुक्त किसान मोर्चा कोई संगठन नहीं है, लेकिन हम जितने भी किसान संगठन हैं देश के, जितने भी श्रमिक संगठन जो हमारे साथ में खड़े हैं अपने 4 लेबर कोड को रद्द कराने की मांग के साथ में, निजीकरण को रोकने के साथ में हमारे साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। हम सब लोग नागरिक संगठन है, मानवाधिकार संगठन है, तो हम सबको जोड़ेंगे और एक हम स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। ये हम पहली बार कर रहे हैं, अभी तक हमने 9 महीने के अंदर ये काम नहीं किया है। आपको मालूम है हमारा एक लूज 550 संगठनों का ये आंदोलन का वो चल रहा था, जिसके अंदर 32 जत्थेबंदियां जो थी वो पंजाब के अंदर वहां पर निर्णय हो रहे थे, पंजाब के अंदर जो हरियाणा में हो रहे थे, जनरल बॉडी में हो रहे थे। लेकिन अब हम लोगों ने इसको बहुत डिसेंट्रलाइज तरीके से और बहुत इफेक्टिव ग्राउंड लेवल के ऊपर एक संयुक्त समितियां बनाने का हम लोगों ने निर्णय किया है। तो मेरा कहना यह है कि केवल संख्या की दृष्टि से नहीं है मुजफ्फरनगर की महापंचायत को देखा जाना चाहिए, इसका जो विस्तार किया है। क्योंकि मुझे लगता है, मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके मन में एक आशा पैदा हो गई है। 1974 के आंदोलन ने एक आशा पैदा की थी लोगों के अंदर, अन्ना आंदोलन ने भी एक आशा पैदा की थी लोकपाल बिल को लेकर के, जो कि लोग बाद में निराश उससे हुए, वो अलग बात है, लेकिन उम्मीद एक पैदा की थी, आशा पैदा की थी। तो असल में जो मूवमेंट का कॉर्ड लोगों के साथ में जुड़ जाता है और इस देश का हर नागरिक इस देश को बचाना चाहता है, बिकने नहीं दूंगा जो कहा था हमारे मोदी जी ने, और अब वो कह रहे हैं कि मैं एक एक चीज बेच करके मैं जाऊंगा, तो लोग जो है उसी पुराने मोड के अंदर हैं कि हम देश का कुछ भी नहीं बिकने देंगे। और उस कॉर्ड को जो है पकड़ने का काम एसकेएम ने किया है, किसान आंदोलन ने किया है। तो मुझे लगता है हमने अपने मुद्दे छोड़े नहीं हैं, छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन फैसला तो हमें पार्लियामेंट के अंदर ही कराना है ना। ये बात तो हम लोग बार बार कहते ही रहे हैं, और इसीलिए हम अपोजिशन आता भी है, हमारी किसान संसद होती है तो पूरा अपोजिशन आता है, सुनता है, हमारी बात अंदर भी करता है, बाहर भी आकर के सुनता है। तो हमें ये मालूम है कि कोई फैसला हमारे तय कर देने से कि भाई हम नहीं चाहते तो आप निरस्त कर दो, तो भाई निरस्त करने का अधिकार पार्लियामेंट का है, तो पार्लियामेंट निरस्त करेगी। पार्लियामेंट के अंदर जिसकी मेजोरिटी है और वो उसका जो अपनी सोच और समझ है उसके हिसाब से काम करेगा। तो हमारे को तो इलेक्ट्रोली भी उसके ऊपर दबाव डालना है। हम चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं, लड़ने वाले ना लड़ेंगे, ये एकदम स्पष्ट है। हमारे यहाँ पर जो चुनाव लड़ने की बात आपको मालूम है चौधरी जी ने की थी बीच में, और फिर उसके बाद में क्या हुआ था ये सब कुछ आप अच्छे तरीके से आप जानते हैं। तो हमारे यहाँ पर चुनाव लड़ना एसकेएम के बैनर पर सख्त मना है। हमारे यहाँ पर हमने इतनी बड़ी महापंचायत की, आपको मालूम है कि जो है जयंत चौधरी जी का इलाका है, अजीत सिंह जी का इलाका रहा है, चौधरी चरण सिंह जी का इलाका रहा है, लेकिन हमने किसी नेता को हमने वहां पर नहीं बुलाया। सभी लोग आना चाहते हैं, इतनी 10 लाख को कौन नहीं संबोधित करना चाहेगा, लेकिन हम लोगों ने एक जो चीज तय की है, बॉर्डर्स के ऊपर भी जो हम लोगों ने तय किया हुआ है कि हमने किसी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आए, हमारे साथ बैठे, हमने उनका स्वागत किया, हमने उन्हें लंगर खिलाया, हमने उनका धन्यवाद किया, लेकिन हमने मंच शेयर नहीं किया। हमने जो काम बंगाल के अंदर किया था उसी मॉडल के ऊपर हम उत्तर प्रदेश के अंदर भी काम करने वाले हैं, लेकिन हमको हल्के में नहीं लिया जाए, ये बात हमने किसान महापंचायत के माध्यम से बताने का काम कर दिया है कि ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि ये कुछ लोग हैं, कुछ नेताओं का है ये, और वो नेता केवल बयान दे रहे हैं। तो नेताओं को तो कभी भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये मैनिपुलेशन वाला खेल, ये जो है जो लोगों को लगता है कि वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो बिल्कुल मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरा किसानों की भावना है जो उस किसान महापंचायत में रिफ्लेक्ट हुई है, और नेताओं का माइंड बदल गया ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात एकदम स्पष्ट करना चाहता हूं। राजीव जी, आप तो ये जानते हैं कि ये जो जितने नेता हैं ये संघर्षों के तपे तपाए नेता हैं, और ये सब वैचारिक लीडरशिप है।
ऐसा कोई नहीं है कि अचानक इनको कोई इल्म हो गया जो है, ये किसी पेड़ के नीचे बैठे तो इनको कोई जो है अचानक ज्ञान आ गया, ऐसा नहीं है। ये सब पहले से वैचारिक लोग हैं, लेकिन आज जमीन परिपक्व हुई है, आज किसान आंदोलन परिपक्व हुआ है, जब हम उस विचार के स्तर के ऊपर मतलब अपनी बात से और आगे ले जा करके लोगों को जोड़ करके हम बड़े सवालों पर खड़ा कर सकते हैं। हम वो काम कर रहे हैं। ये किसान आंदोलन की और किसान नेताओं की और एसकेएम की जिम्मेदारी भी थी और वो जिम्मेदारी को निभाने का काम कर रहा है और बहुत खूबसूरती के साथ में कल चाहे योगेंद्र यादव जी हों, चाहे राकेश टिकैत जी हों, चाहे अनान मोला जी हों या बलवीर सिंह राजेवाल जी, डॉक्टर दर्शन पाल जी, बहुत सभी लोग है ना। और आपने देखा होगा कि वहां पर तो सब खापों के लोग भी आए थे, लेकिन खापों के सब लोग एक एक मिनट बोले, है ना। वहां पर हमारा भी भाषण हुआ, सब लोग, क्योंकि हमें एडजस्ट करना था। हमने 60 वक्ताओं को बुलाया, जिसमें हमने 10 और 15 महिलाओं को हमने बुलाया। तो अगर सबको एडजस्ट करना था तो फिर यह है कि भाई सबको 2, 4, 5 मिनट बोलना पड़ेगा, सबकी बात आ जानी चाहिए। तो सबकी बात आई, तो हमने सभी जाति सभी धर्म के लोगों को एडजस्ट करने का काम किया। हमने ये पूरा साफ साफ मैसेज दिया है ना कि इस इलाके के बच्चे बहुत सारे पुलिस की नौकरियां करते हैं और उनकी वर्किंग कंडीशन कितनी खराब है, इस बात को भी हम दिल से महसूस करते हैं। जो हमारे खिलाफ में खड़े हैं लेकिन वो हमारे बच्चे हैं, ये वाली बात भी वहां पर आ गई। तो हम लोगों ने, चाहे किसानों के सवाल हो, मजदूरों के सवाल हो, आम नागरिकों के सवाल हो, वाल्मीकियों का सवाल हो, बेरोजगारों का सवाल हो, सभी सवालों को हमने लोगों के बीच में रखने का काम किया ताकि हम जागरूकता लोगों में पैदा कर सकें। और जो इस समय की चुनौती है वास्तव में, जो योगी मोदी का जो जोड़ी चुनौती दे रही है, अडानी अंबानी को देश सौंपने का जो काम कर रही है, उसके लिए हमने लोगों को तैयार किया है। मुझे लगता है कि बहुत सफल महापंचायत रही है और आने वाला समय भी उसको लगातार बढ़ोतरी होगी। अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इससे बड़ी महापंचायत भी यूपी के अंदर आपको बहुत जल्दी 1 आध महीने के अंदर देखने को मिले। अभी तो यही कहा गया ना कि ये सबसे बड़ी महापंचायत, अभी तो यही कहा जाता है एसकेएम का आंदोलन विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन, अभी की महापंचायत सबसे बड़ी महापंचायत। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में इससे भी बड़ी आपको महापंचायतें देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब लोग भावना से जुड़ जाते हैं फिर संख्या इमटेरियल हो जाती है। फिर आपको मालूम है, आपने पुराने जो आंदोलन देखे हैं उसमें फिर जो है चाहे दिन हो या रात हो, फिर लोग भावना से जुड़ जाते हैं, तो फिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके मैदान में आ जाते हैं। उम्मीद पैदा करने की बात है, तो उम्मीद पैदा करने में ये आंदोलन बहुत सफल रहा है और उन उम्मीदों को पूरा कर सकें, इसके लिए हमारे पास में बहुत कॉन्क्रीट रोड मैप के साथ में एसकेएम चल रहा है। बिल्कुल। और बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बार राकेश टिकैत जी के उस बाइट को फिर से चलाइए जरा, जिस पे लेकर के, जिस बाइट को लेकर के आज लगातार ट्रोल आर्मी जो है वो लगी हुई है और कुछ सेकंड को, 5 सेकंड 7 सेकंड को दिखाया जा रहा है, लेकिन कुछ उसके दूसरे पार्ट को भी देखना जरूरी है। तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहाँ पर नहीं होगा, ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना, ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये जिले हमारे हैं। दुष्यंत नागर जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये बाइट आप सुन रहे थे, हालांकि शुरुआत में भी हमने सुनाई थी, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि दंगा यहां नहीं होने देंगे और एक जो गंगा जमनी तहजीब जो है उसकी बात भी हो रही है। नारे की बात अभी जैसे डॉक्टर सुनीलम भी बता रहे थे कि हर तरह के नारे हम लगा रहे हैं और एक मैसेज भी दे रहे हैं समाज को, एक पैगाम भेज रहे हैं कि हम सब एक हैं। और ये पैगाम पिछले 9 महीने से मैं भी लगातार कवर करता रहा हूं आप लोगों के आंदोलन को, और ये पैगाम हर जगह मैंने देखा, चाहे टीकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, हर जगह
क्योंकि किसान की कोई जात नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, न ही कोई वहां पर भेदभाव है। और उसी चीज का ये जो पैगाम है ये क्या कुछ कहता है। और जैसा अभी बता रहे हैं डॉक्टर सुनीलम कि आने वाले समय में इससे भी बड़ी महापंचायत हमको देखने को मिल सकती है, और वो भी उत्तर प्रदेश में। तो ये अभी से ही हम लोग इस पे भी चर्चा कर रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब उसी एरिया में जाकर के चुनावी सभा करेंगे तो उनके लिए इतनी बड़ी सभा इकट्ठा करना, इतने लोगों को इकट्ठा करना काफी मुश्किल होगा। लेकिन एक चुनौती ये भी सामने आ रही है, डॉक्टर सुनीलम जैसा बता रहे हैं कि इसके बाद इससे बड़ी सभा होगी तो फिर क्या होगा, क्या कहेंगे ओवरऑल? देखिए, मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ, दरअसल ये नफरत के सौदागरों को पता नहीं है कि मेरठ मुजफ्फरनगर की स्थिति क्या है। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली कैराना के 2 स्टेट थी उनकी, कैराना और कर्नाटक। तो जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो जो यहाँ मुस्लिम भाई लोग रह गए थे उनके लिए उन्होंने स्पेशल ट्रेन भेजी कि आप सब लोग पाकिस्तान आ जाइए। उन्होंने संदेश भेजा। कुछ लोग अपना सामान लेके जैसे रेलवे स्टेशन की तरफ गए तो जो हमारे पूर्वज थे वो गए, उन्होंने कहा भाई आप इतना पुराना रिश्ता सब छोड़ के जा रहे हो क्या? तो लोगों की आंखों में आंसू आ गए और अपना सामान लेकर वापस आ गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बुलावे पे यहाँ के मुसलमानों ने भाईचारा नहीं छोड़ा, गए नहीं। ये ऐसे रिश्ते यहाँ पे हिंदुओं के और मुसलमानों के हैं, यहाँ के जाटों के, गुजरों के और मुसलमानों के ऐसे भाईचारे के रिश्ते हैं। तो ये लोग गलतफहमी में हैं, इनको गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। बड़ी बड़ी लड़ाई 1857 की लड़ाई, उसके बाद के आंदोलन, इस प्रकार से मिलजुल के हिंदू और मुसलमान ने देश की आजादी के लिए मिल के लड़े। दूसरा आंदोलन के विषय में देखिए, ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत है और अच्छी शुरुआत हुई है। ये व्यापक रूप से पूरे राष्ट्र में जाएगी, ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी है। ये इसी प्रकार की ये महापंचायत पूरे देश में चलेगी। लेकिन हम अभी भी अनुरोध करना चाहते हैं, भारत सरकार समय रहते हुए जिद को छोड़े, इन तीनों कानूनों को वापस करे। और दूसरा जो निजीकरण की जो इन्होंने तैयारी की है, निजीकरण की समीक्षा होनी चाहिए। सर्वदलीय समिति बने, समिति में एक्सपर्ट लोगों को रखा जाए, जो विशेषज्ञ हैं उनको रखा जाए, हमारे भी कुछ समाज के विशेषज्ञ लोग हैं उनको भी रखा जाए। और उसके बाद तय हो कि निवेश किस क्षेत्र में लाना है और किस क्षेत्र में नहीं लाना है। आप हाईवे को निजी निवेश में लेके आ रहे हैं, कल को लेने वाली कंपनियां मनचाहा टोल लेंगी। एक बार तो हम टैक्स दें, उसके बाद में टोल दें, उसके बाद में भी इसका मोनेटाइजेशन, निजीकरण आप कर रहे हैं, आप प्राइवेट हाथ में दे रहे हैं। वो क्या करेगा कल को, उसका समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, महंगाई कितनी होगी कितनी नहीं होगी, ये सारी चीजों के ऊपर गहन चर्चा, गहन विमर्श होना जरूरी है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार विमर्श करती नहीं है, बातचीत करती नहीं है। अरे देश को तो हम भी चलाना चाहते हैं, निजी निवेश तो हम भी चाहते थे। 2012 में मैंने तो प्रेजेंटेशन दिया था वित्त मंत्री महोदय को, प्रणब मुखर्जी साहब थे, कि साहब चेन बनाइए, आप सप्लाई चेन में निजी पैसा लाइए, निजीकरण की भागीदारी कृषि में सुनिश्चित करिए, कोल्ड स्टोरेज बनाइए निजी लोग। हम तो मना नहीं करते, आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाइए, हमें तो कोई मना ही नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप हमारी जमीन को क्यों दे रहे हो, जमीन के ऊपर शिकंजा कसने का अधिकार क्यों दे रहे हो आप पूंजीपतियों को? हमारा तो विरोध इस चीज पे है। और अगर आप निवेश लाना भी चाहते हैं तो वो चीजें, वो क्षेत्र डिसाइड करिए, जिस क्षेत्र को निजी क्षेत्र को जिसमें पूंजी की जरूरत है, जहां पूंजी की जरूरत नहीं है आप उसको भी दिए जा रहे हो अपने मित्रों को सशक्त करने के लिए। तो ये तो चलेगा नहीं। ये कल की जो रैली हुई है ये भारत का नवजागरण है, नई क्रांति फूटेगी इस धरा से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरा है, ये वो धरा है जहां भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से पांडवों ने एक नए राज्य का, नए भारत का निर्माण किया। ये राजा नैन सिंह की भूमि है, राजा शाहमल की भूमि है। यहाँ बड़े बड़े वीर हुए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है और देश और दुनिया को नया मार्ग दिखाया। धन्यवाद।
देश और दुनिया को नया मार्ग दिखाया है। और एक महत्वपूर्ण जगह मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर जो है वो हमेशा चर्चा में रहा, चाहे 2014 का चुनाव हो, आप याद कीजिए, चाहे 2017 का चुनाव हो, या उसके बाद 2019 के चुनाव में भी एक राष्ट्रवाद की आंधी बही थी। लेकिन उसके बाद भी आप याद कीजिए 2019 का चुनाव यानी कि लोकसभा का चुनाव, उससे पहले क्या कुछ घटना घटी थी बॉर्डर पे, ये सब परिचित हैं उससे, लेकिन उसमें भी मुजफ्फरनगर की चर्चा थी। और अब एक बार फिर से चर्चा है, लेकिन और चर्चा क्यों ना हो, क्योंकि 1857 की क्रांति जो थी, उस क्रांति से मुजफ्फरनगर अपने आप में जो है वो सेंटर बना हुआ है। यही एरिया है जहां से अंग्रेजों को चुनौती दी गई थी, और यही एरिया है जहां से अब किसान जो हैं सरकार को कह रहे हैं कि हमारी बात मान लो, वरना हम आपके सामने खड़े हैं। और अलग अलग, अब सिर्फ मुद्दा एक नहीं है, जैसा दोनों किसान साथी बता रहे हैं, दुष्यंत नागर जी बता रहे हैं, डॉक्टर सुनीलम बता रहे हैं कि अब चर्चा और डिमांड सिर्फ ये नहीं है कि हमारी ये तीनों कानून जो है, हमारे तीनों कानूनों को आप रद्द करिए। चर्चा और डिमांड ये भी है कि देश में निजीकरण के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और तमाम जितने ऐसे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के खिलाफ भी, और साथ साथ एक जो यूनिटी की बात होनी चाहिए और समाज में जो एक एकता की बात होनी चाहिए, उस एकता की भी चर्चा कल के जो मंच से हुई है वो अपने आप में महत्वपूर्ण बात रखती है। एक बार अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा, आप ओवरऑल कल के आंदोलन को किस रूप में देखते हैं, जरा आपकी टिप्पणी चाहिए, और फिर उसके बाद डॉक्टर सुनीलम के पास आऊंगा। देखिए राजीव जी, जो कल का आंदोलन है, मतलब कल की जो सभा है, वो एक तरीके से सरकार को एक चुनौती भी आप कह सकते हैं, और ये भी कहा जाता है कि एक वेकअप कॉल है। एक तरीके से इसको भी समझा जा सकता है कि मतलब चुनाव नजदीक है, और चूंकि उत्तर प्रदेश देश की राजनीति तय करता है, प्रधानमंत्री भी हमारे जो है उत्तर प्रदेश से चुन करके ही दिल्ली पहुंचे हैं, गुजरात से चुन के नहीं पहुंचे हैं। तो इसलिए जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो केंद्र सरकार के लिए महत्वपूर्ण है और राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्दा जो है वो केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार को जो है चोट पहुंचती है, तो ये सीधी सीधी चोट जो है वो केंद्र की सरकार को भी होगी। तो इसलिए इस किसान आंदोलन ने एक, मुझे लगता है कि एक सूचना जो है वो प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम किया है कि अब थोड़ा जग जाइए, चुनाव नजदीक आ गया है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में आपको नुकसान होगा तो दिल्ली संभलेगी नहीं। दिल्ली जो है वो उत्तर प्रदेश की ही बदौलत संभली हुई है। और किसानों का जो मसला है वो सिर्फ किसानों का मसला नहीं है, इस देश के आम आवाम का भी मसला है। देश के का संसाधन बिकेंगे तो सिर्फ किसान उससे परेशान नहीं होगा, किसान भी परेशान होगा, मजदूर परेशान होगा, नौकरी पेशा तबका परेशान होगा, व्यापारी परेशान होगा, छोटा व्यापारी परेशान होगा, सब परेशान होंगे। तो ये सरकार जो असल में सरकार नाम की कोई चीज है भी नहीं। मैं बार बार जो कहता हूं कि ये जो है एक तरीके से कॉर्पोरेट कंपनियों के सीईओ यहाँ आकर के बैठ गए हैं सब जो है आकर के, और ये रिपोर्ट करते हैं सरकार में बैठे हुए लोग उन कॉर्पोरेट घरानों को जाकर के। तो ये अगर जनता की सरकार होती तो जनता की बात सुनती। 9 महीने तक किसान को जो है वो दिल्ली की सड़कों पर बैठना नहीं पड़ता। जाड़ा, गर्मी, बरसात तीनों मौसम जो है वो निकल चुके हैं। यानी पिछली साल जो था वो गर्मी शुरुआत हुआ और ये गर्मी भी जो है वो निकलने को आ गई। मतलब पंजाब से शुरुआत वो तो जून में ही हो चुकी थी। तो ये जो है तो ये एक सरकार के लिए जो वेकअप कॉल है, मुझे लगता है कि सरकार को जो है अपनी हठधर्मिता जो वो छोड़नी चाहिए। अब एक तरफ जो कहा जाता है साहब बड़ी 56 इंच की सरकार है, झुकती नहीं है, तो हमने बहुत से मसले देखे हैं सरकार जो झुकती नहीं है। अफगानिस्तान के मसले पर ही ले लीजिए, तालिबान को कल तक जो आतंकवादी कहते थे, आज जो आप बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब आप इनडायरेक्टली बात भी कर रहे हैं। आपके अध्यक्षता में यूएनएससी जो है उनको कई देश जो मान्यता दे रहे हैं सरकार को, और कल आपकी सरकार का क्या उस पर रवैया होगा ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। तो कल को आप उनसे बात भी कर, तो जब ये स्थिति, यानी अब तालिबान से जो है बात करने के लिए आप सामने के दरवाजे से, पिछले दरवाजे से आप बात कर लेंगे, आप दूसरे लोगों से बात कर लेंगे, दूसरे देशों से आप बात कर लेंगे, लेकिन आप अपने देश का किसान जो है, जो देश के मुद्दों को लेकर के लड़ रहा है, जो देश की संपदा को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, जो देश की प्रकृति को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, और प्रकृति अगर नहीं बचेगी, देश की प्राकृतिक संपदा अगर नहीं बचेगी, तो जो हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि साहब वो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये सब मिलाकर किसान के मुद्दे से ही जुड़ी हुई हैं। किसान इन सारे मसलों को लेकर के जो देश के मुद्दे भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, उन सबको लेकर के जो किसान आंदोलन कर रहा है, तो इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। सरकार को समझना चाहिए कि ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में सरकार को जनता ने चुना है, कॉर्पोरेट घरानों ने नहीं चुना है।
कॉर्पोरेट घरानों ने चंदा दिया होगा, निश्चित तौर पर दिया होगा, बिना उससे सरकार नहीं बनी है। और ये आरोप लग रहे हैं कि कई हजार करोड़ रुपए जो है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में कॉर्पोरेट घरानों से लेकर के चुनाव पर खर्च किए। अब ये कितना सही है कितना गलत है मैं नहीं जानता, ये आरोप लग रहे हैं, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं तो हो सकता है सच्चाई भी होगी, अभी तक इसको जवाब तो आया नहीं है। तो आप कॉर्पोरेट घरानों से चंदा नहीं दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा है तो वो देंगे, किसान के पास थोड़ी आपको चंदा देगा। लेकिन जो किसान क्या है और किसान जिन मुद्दों को लेकर के आंदोलन कर रहा है वो देश की समस्या है, देश के मुद्दे हैं, और देश के मुद्दों के साथ मुझे लगता है को विश्वासघात नहीं करना चाहिए। राजीव जी, विश्वासघात नहीं करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर सुनीलम, एक बात आप जब अपने वक्तव्य यहाँ रख रहे थे, आपने कही कि ये जो कानून है उसे रद्द करवाना और दूसरा नया कानून लाना, तमाम जो कानून बनते हैं वो संसद से बनते हैं, और संसद में अगर आज की तारीख में जो लोग हैं वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो वहां परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो दूसरी सरकार आएगी वो आपकी बात सुनेगी? क्योंकि ये सवाल इसलिए क्योंकि या तो इस सरकार को हटा करके और दूसरी सरकार लाएं तो किस सरकार को लाएं, आप लोग ये विकल्प नहीं सामने रख रहे हैं। आप ये जरूर कह रहे हैं, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब पश्चिम बंगाल में आप लोग गए थे तो बीजेपी को हराना है, लेकिन आपने वहां ये नहीं कहा था कि ममता बनर्जी को जिताना है। क्या यही आपका आगे भी रहेगा कि बीजेपी को हराना, या जो वर्तमान सरकार है इसको हटाना है, लेकिन किसको लाना है? जनता तो ये भी चाहेगी आपसे सुनना ना। देखिए, हम लोगों की नीति एकदम स्पष्ट है। हम लोगों ने जो बंगाल के अंदर भाजपा हराओ का कैंपेन चलाया था उसी तरीके का कैंपेन उत्तर प्रदेश में भी चलेगा। वहां पर हमने टीएमसी के साथ में ना तो मंच साझा किया ना उनके साथ में हमने कार्यक्रम किए। उसी तरीके से यहाँ पर किसी भी विपक्षी पार्टी के साथ में हम स्वयं कार्यक्रम नहीं करेंगे। हमें लगता है कि 74 साल के आजादी के बाद में अभी मतदाता इतना हो चुका है, दक्ष हो चुका है, इतना अनुभवी हो चुका है, इतना समझदार हो चुका है कि वो अपना वोट बर्बाद नहीं करता। उसे मालूम है कि कौन यूपी के अंदर हरा सकता है, और जो हरा सकता है उसको ही वो वोट देने का काम वो करने वाला है। हम तो यही कहेंगे कि अपना वोट बर्बाद ना करो, भाजपा को जो हरा सकता है उसको जिताने का काम करो। तो अचानक हमारे कहने से कोई पार्टी तो पैदा नहीं हो जाएगी। जो पार्टियां आज हैं उन्हीं में से जो पार्टी लोगों की नजर के अंदर होगी कि ये पार्टी हरा सकती है तो हराने का काम करेगी। मैं आपको अपना व्यक्तिगत तौर पे बता सकता हूं, मुझे एकदम स्पष्ट तौर पे दिखलाई पड़ता है कि भाई अभी जो थे मतलब 3050 से ज्यादा जो सीटें थी उसके अंदर तो 650 ही जीती थी ना भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा सबसे ज्यादा सीटें किस इलेक्शन के अंदर उसने सबसे ज्यादा सीटें यूपी में जीती है, वो एक किस्म से क्लेम करने का काम करेगी। लेकिन ये हमारा काम नहीं है कि हम कोई पार्टी का प्रचार करने का काम करें। संयुक्त किसान मोर्चा इस बारे में एकदम स्पष्ट है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक काम जो सबसे बड़ा किया है वो काम ये किया है कि हम लोग अभी तक जो बातें कर रहे थे अब उसके साथ हम यूपी के अंदर फोकस करने वाले हैं। आने वाले समय में आपको बड़े बड़े आंदोलन यूपी के अंदर जो वायदा खिलाफी उत्तर प्रदेश के अंदर जो मोदी जो कही है योगी सरकार ने जो की है, जो उन्होंने वायदे किए थे कि हम 85 लाख किसानों का कर्जा माफ करेंगे तो 45 लाख का किया, या उन्होंने फसल बीमा को लेके जो वायदे किए थे तो उसके अंदर तो जो हुआ 2700 करोड़ से ज्यादा तो केवल बीमा कंपनियां ही कमा गई और उसके अंदर किसानों को उसका लाभ नहीं मिला। या जिस तरीके से गन्ने के बारे में भुगतान का कहा था तो वो भुगतान जो है आज भी बाकी है 10,000 करोड़ का। इस तरीके के जो भी सब मुद्दे थे यूपी बेस्ड जो मुद्दे हैं उसके ऊपर भी हम डायरेक्ट कन्फ्रंट करने का काम करेंगे। अगर हम पंजाब के अंदर अगर 4 दिन का आंदोलन चला करके 50 रुपए क्विंटल का रेट बढ़वा करके हम किसानों को, पंजाब के किसानों को 350 करोड़ रुपया दिलवा सकते हैं तो मुझे पक्का भरोसा है कि हमारा जब आंदोलन यूपी के अंदर गन्ना किसानों का चलेगा तो उसके अंदर भी हम नतीजे निकालने में कामयाब रहेंगे। और ये जो पूरी की पूरी जो बार बार ऑनलाइन की बात करते हैं, और आपने देखा होगा कि कल जो काम किया नरेंद्र सिंह तोमर तो जो है खुद ही स्टोर का, किसान स्टोर का उद्घाटन करने के लिए पहुंच गए, लोकार्पण करने के लिए पहुंच गए, और उसके अंदर जो है अमेजॉन इंडिया का कर रहे हैं, है ना। एक कर लो क्या दुनिया मुट्ठी के अंदर। आपको मालूम है जियो का प्रचार जो है हमारे प्रधानमंत्री कर रहे थे, अब हमारे जो है अमेजॉन का प्रचार हमारे मंत्री कर रहे हैं। और उसके अंदर क्या रेट है, इफ्को का रेट जो है 45 किलो का रेट है 266 रुपए 50 पैसे, और अमेजॉन के अंदर जो है वो 199 रुपए किलो।
फ्लिपकार्ट के ऊपर जो है 450 ग्राम का यूरिया की कीमत 130 रुपया लिखी हुई है। मतलब ये है कि ये जिस तरीके का खुल करके कॉरपोरेट के साथ में खड़े होने का काम ये कर रहे हैं, उसके खिलाफ में उससे किसानों को उस लूट से बचाने के लिए हम लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। और जिस जिस तरीके के ये कहते हैं कि भाई बताइए मंडी का क्या हुआ, अनुराग ठाकुर जी ने अभी पूछा था कि आप ये बताइए कौन सी मंडियां बंद हो गई, तो हमने गुजरात के अंदर जो मंडियां बंद हुई थी उसकी लिस्ट जारी करने का काम किया। अब हमने जो है ये बताया है कि मध्य प्रदेश के अंदर आप जानते हैं कि 66% रेवेन्यू कम हो गया मंडियों का, और अब वो मंडियों को चलाने की स्थिति ही नहीं है। इसी तरीके से जो है दूसरी जगहों पर भी जो कुछ हुआ, यूपी के अंदर वहां के जो मंत्री हैं उन्होंने बोला, श्री राम चौहान ने बोला, विधानसभा के अंदर बोला, क्योंकि वहां पर मंडियों में राजस्व का नुकसान हो रहा है, इसलिए जो है हमने मंडियों का निर्माण पूरी तरीके से रोक दिया है। तो कुल मिलाकर के जो झूठ परोसने का काम करते हैं, मोदी जी करते हैं, योगी जी करते हैं, उनके मंत्री करते हैं, उनकी सरकार करती है, उनके विभाग करते हैं, गोदी मीडिया करता है, उसको भी हम एक्सपोज करने का काम जो है वो लोगों के बीच में ले जा करके हम करने वाले हैं। तो हम एक तरफ स्ट्रक्चर भी बनाने का काम करेंगे, हम लोग जो है संयुक्त किसान मोर्चे की अपनी वो भी बनाएंगे, जगह जगह पर अपनी समन्वय समितियां भी बनाएंगे। तो हम इस आंदोलन को और ज्यादा ब्रॉड करेंगे और अपनी ताकत 27 तारीख को जो बंद होगा उसके माध्यम से हम ताकत बताएंगे। आज तक जितने बंद हमने कॉल किए या इसके पहले जो कॉल हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली ये बंद होगा 27 सितंबर का, ये बात हम कहना चाहते हैं। तो हम लोग तो बहुत एक क्लियर पर्सपेक्टिव के साथ में बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा ये भी आपको बता दूं, आपका जो सवाल था उसको लेके कहना चाहता हूं, 10 जगह पर विपक्ष की सरकारें हैं, ज्यादातर सरकारों ने ये काम कर दिया है। अभी आपने देखा तमिलनाडु की सरकार ने क्या किया, तमिलनाडु की सरकार ने केवल ये 3 कानूनों को ही जो है इसको रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो पहले से कानून वहां पर लागू था, एआईडीएमके की सरकार ने लागू किया था, स्टालिन की सरकार ने उसको भी रद्द करने का काम किया। तो आप ये कह रहे थे ना कि भरोसा कैसे आएगा, भरोसा तो हम जो है इनसे पहले करवा लेंगे राज्य के अंदर, तभी भरोसा आएगा। अभी आपको मालूम है कि इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर नहीं किया है, महाराष्ट्र के अंदर जो है जो हम लोग जिस तरीके से स्पष्ट चाहते थे वो इन्होंने नहीं किया, तो वहां पर अभी किसानों की बड़ी लड़ाई आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगी। तो हम उसमें दोस्त और दुश्मन वाला मामला नहीं है, हमारा किसानों वाला मामला है। हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी वफादारी, हमारी प्रतिबद्धता, हमारी समझदारी उनके प्रति है, और हम किसान को, मजदूर को, गांव को, देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें जो भी हमारे सामने आएगा हम उससे लड़ने का काम करेंगे। तो आपने देख लिया अभी तक जो है कोई वैसा कन्फ्रंटेशन जो है पंजाब सरकार के साथ नहीं हुआ था, लेकिन फर्जी मुकदमे आपने लगा दिए, इतने सारे मुकदमे ठोक दिए हैं जब आपने, तो मुकदमे तो वापस लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि दंगों के मुकदमे जो है वो योगी सरकार अपनी वापस ले लेगी, लेकिन वहां पर कांग्रेस की सरकार है और वो आंदोलन का समर्थन भी कर रही है और वो मुकदमे वापस नहीं लेगी। क्यों नहीं लेगी, लेना पड़ेगा उसको। तो हम लोग जो है कोई वो मुरव्वत करने वाले नहीं है, हम भी सरकार का चेहरा देख के, नेता और पार्टी का चेहरा देख करके काम करने वाले नहीं है। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काम स्पष्ट वैचारिक नजरिए के साथ कर रहे हैं, लेकिन हमको ये भी हमने देखने को हमको मिला है कि हम लोगों ने जब पीपुल्स मैंडेट जारी किया, पीपुल्स व्हिप जब जारी किया, तो हमने इस बार के पार्लियामेंट के अंदर ये देखा कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, पूरा ऑपोजिशन यूनाइटेड तरीके से किसानों के सवाल को बार बार उठाता रहा। हमारी किसान संसद के अंदर भी वो आता रहा। तो हम लोगों की आंखें खुली हुई हैं, दिमाग पूरी तरीके से काम कर रहा है कि हम कोई केवल इसलिए कि ऑपोजिशन है इसलिए इनका साथ दे दो, ये काम करने वाले हम लोग नहीं हैं। और ये भी आपको कहना चाहता हूं मैं, ये तो हुई एसकेएम की बात, लेकिन बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं इस देश के अंदर। अभी पदयात्राओं का सिलसिला शुरू हो, यात्राओं का सिलसिला शुरू होने वाला है। मतलब आप अक्टूबर के अंदर आप ये देखेंगे कि पूरे देश के अंदर सब तरफ से यात्राएं शुरू हो जाएंगी और सब लोग किसानों के मुद्दों को लेकर चलेंगे। अलग अलग संगठनों के लोग होंगे, लेकिन पूरे देश के अंदर जन जागरण करने के लिए यात्राएं निकालने का काम भी किया जाएगा। फिर इसके साथ साथ में जो बात कल टिकैत जी ने कही थी कि भाई संविधान बचाओ देश बचाओ, तो उसको लेकर भी जो है आपको सब बड़े बड़े सम्मेलन आपको होते हुए दिखलाई पड़ेंगे। आपको ये भी मालूम है बहुत सारे लोगों ने मिलकर के, मैं उस क्योंकि प्रक्रिया में शामिल रहा था इसलिए मैं जानता हूं कि हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया कि इसके आधार पर अपोजिशन यूनिटी होना चाहिए। मेधा पाटकर्नी जी ने जाकर के वो जो है ममता जी को वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है
उसकी कॉपी दी जो हम लोगों ने तैयार किया और उनसे अनुरोध किया कि वो सब पॉलिटिकल पार्टी से वो बात करें। तो हम एक कार्यक्रम के ऊपर आधारित, सिद्धांतों के ऊपर आधारित विपक्ष की एकजुटता हम चाहते हैं, लेकिन विपक्ष अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। ये बात हम बार बार कहते रहे हैं। हम अपने मंच को उनके साथ में शेयर नहीं करेंगे। दे आर मोस्ट वेलकम, वो बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी लड़ाई को तेज करें सड़कों पर, हम भी अपनी लड़ाई को तेज करने का काम करेंगे। वोट तो उनको मिलना है, वोट हम लेने के लिए जाएंगे नहीं, ये बात एकदम साफ है। लेकिन हम वोटिंग को हम प्रभावित करेंगे, क्योंकि हमें योगी और मोदी सरकार से मुक्ति चाहिए, क्योंकि हम अपने कानून भी हम जो है रद्द कराना चाहते हैं। हम एमएसपी के ऊपर कानूनी खरीद की गारंटी भी चाहते हैं, और हम बिजली का बिल जो है वो भी वापस कराना चाहते हैं, और ये जो पूरे सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं हम इनको भी बचाना चाहते हैं। तो देश को बचाने की लड़ाई भी लड़ते जाएंगे, किसानों की लड़ाई भी लड़ते जाएंगे। तो हमारे दृष्टि एकदम साफ है। और ये भी बात है कि ये सब वैचारिक लोग हैं, जितने नेता हैं ये सब वैचारिक हैं, ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो जो आपके साथ होगा उसका साथ, जो नहीं होगा उसका विरोध, ये साफ है और साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आज की तारीख में जो सरकारें हैं, और जहां जैसे तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु में सरकार ने साथ दिया, तीनों कृषि कानूनों को अडॉप्ट नहीं किया, और तो उसका साथ, और जो साथ नहीं देगा उसके विरोध में खड़े होंगे। और साथ साथ देश बचाने की रणनीति जो बता रहे हैं डॉक्टर सुनीलम, उस रणनीति पर आगे बढ़ेंगे। और बहुत इस कार्यक्रम के जरिए दोस्तों बहुत सारी बातें आगे आने वाले समय में, किसान आंदोलन किस रूप में आप सबको दिखाई देने वाला है, हम सबको दिखाई देने वाला है, वो साफ, उसकी तस्वीर साफ दिखाई दे रही है, जो अभी डॉक्टर सुनीलम ने बताई है कि आने वाले, और खासकर अक्टूबर के महीने में उसका इंतजार इसलिए भी है, मुझे भी है, क्योंकि राकेश टिकैत आज से 6 महीने 8 महीने पहले भी कहते थे कि ये आंदोलन अक्टूबर तक तो चलेगा ही चलेगा। 2 अक्टूबर तक गांधी जी की जयंती है, उस दिन तक तो चलेगा ही चलेगा। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि अगर उसके बाद भी नहीं माने तो 2024 तक तो चलेगा, जैसा किसान नेता कहते आए हैं। और डॉक्टर सुनीलम भी बता रहे हैं कि जब तक ये सरकार है तब तक ये आंदोलन हम चलाएंगे। और जैसे जैसे विरोधी पार्टियां या अलग अलग दलों की सरकारें अलग अलग जगहों पे बनती जाएंगी और सरकारें इनकी मांग मानती जाएंगी तो ठीक है, नहीं तो विरोध जारी रहेगा। पंजाब से लेकर के महाराष्ट्र तक का उदाहरण आपने देख लिया। बहुत ही शानदार ढंग से डॉक्टर सुनीलम ने अपने बातों को, अपने विचारों को रखा। और साथ साथ हमारे साथ दूसरे किसान साथी जुड़े हुए थे, दुष्यंत नागर जी, उन्होंने भी अपनी बातों को यहां पर रखी। और खासकर मुजफ्फरनगर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो जगह है। और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आप जानते हैं भारत के आजादी के इतिहास में और आज भी उसके बाद के डेवलपमेंटल हिस्ट्री अगर देखें उसमें भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। 148 सीटें, और इन सीटों पर सबकी नजर है। और उसमें से लगभग 80% सीटें जीत करके अगर भाजपा यानी कि आई थी पिछले दफा 2017 में, तो और इस बार अगर वो हार जाती है वहां से 80% सीटें, तो फिर क्या होगा आप सब जानते हैं। तो सांसें अटकी हुई हैं शायद भाजपा की भी, ये कहा जा सकता है। लेकिन डॉक्टर सुनीलम, आपने वक्त निकाला इस चर्चा के लिए, आपको बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े हमारे साथ। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनीलम, और बहुत धन्यवाद अमलेंदु जी आपको भी कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। और दुष्यंत नागर जी, आपको भी बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। और तमाम साथियों, एक गंभीर चर्चा हम लोग अभी करते रहे आप लोगों के बीच, और खासकर कल की जो बात मुजफ्फरनगर की, उस पर चर्चा हम कर रहे थे। और हमारे साथ तमाम साथी जुड़े रहे। आप शाखा जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में, किसानों में बहुत दम है लिख रही हैं। अब्दुल जब्बार हैं हमारे साथ में, विकास सितोले हमारे साथ बने हुए हैं, फिर सनीर खान हमारे साथ में हैं, मदीना का मुसाफिर जुड़े हुए, प्रवीणा खातून हैं, मुस्ताक शेख हमारे साथ बने हुए हैं। तमाम साथी जो लगातार जुड़े रहे, अपनी बातों को रखते रहे। आप सबसे माफी चाहूंगा कि आज आप लोगों के विचारों को मैं नहीं रख पाया, लेकिन आप लोगों के विचारों को पढ़ता रहता हूं, देखता रहता हूं, और इसलिए और बाद में भी, इस कार्यक्रम के बाद में भी आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं उसको हम जरूर देखते हैं, जरूर पढ़ते हैं। तो और यासीन अंसारी भी हैं, मुस्तफा भी हैं, कमाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सब साथियों, अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं, और कल शाम 7 बजे आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।